नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मैंने आपको बताया था कि ई व्हीकल का लेके किस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है, एक वातावरण पूरी दुनिया में बनाया जा रहा है। सब कुछ पूरी दुनिया में एक साथ हो रहा है, ऐसे ई व्हीकल भी हो रहा है और सबको ये बताया जा रहा है कि ये पूरा पर्यावरण को बदल देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन कुछ एक नए डेवलपमेंट और भी हुए हैं। उनमें से एक है स्विट्जरलैंड ने अपने यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे रोक लगा दी है। क्या है मामला, क्या है वजह, और इस तरह के और भी कौन कौन से मामले अभी इस बीच में सामने आए हैं, इसको समझेंगे। ये भी समझेंगे कि ई व्हीकल क्या सचमुच पर्यावरण के लिए लाभदायक है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं, इसके बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगे। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में है, उसके जरिए आप भुगतान कर सकते हैं। एक क्यूआर कोड भी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, एक थैंक्स बटन भी है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप लाइव चैट पर आते हैं तो वहां पर भी आपको एक सुपर चैट का ऑप्शन मिलेगा। मैं अभी आया। दरअसल पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा है, पूरी दुनिया में एक साथ हो रही है सारी चीजें। अगर डिजिटल करेंसी आ रही है तो एक साथ पूरी दुनिया के देशों में आ रही है। ई व्हीकल आ रहा है तो पूरी दुनिया के देशों में आ रहा है। सारी दुनिया में एक साथ सारे काम क्यों हो रहे हैं, वो कौन सी प्रेरणा है जो सबको प्रेरित करती है, एक साथ सारे देश एक ही तरह की चीजों पर दस्तखत क्यों कर रहे हैं, ये तो हमको समझना पड़ेगा। लेकिन उससे ज्यादा ये आपने समझा हुआ है। वैसे आप हमारे चैनल अगर आप देखते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ई व्हीकल हैं उनका गणित क्या है। हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन अब जो नया डेवलपमेंट है वो है स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड ने ये कहा है कि वो किसी भी हालत में अब ई व्हीकल नहीं चलने देगा, उसने बैन कर दिया है। और उसमें ये कहा है कि क्यों इसको बंद किया जा रहा है, ये इसका कारण स्विट्जरलैंड ने बताया है। पूरी दुनिया के देश ई व्हीकल के लिए पागल हैं और इससे में स्विट्जरलैंड ने बंद कर दिया है। इससे पहले मैं इस पे जाऊं कि स्विट्जरलैंड ने बंद क्यों किया, मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूंगा। और ये आंकड़ा जो है, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत सारी आपको समझने में मदद करेगा इस पूरे खेल की। जो न्यूक्लियर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के मामले में बेस्ट परफॉर्मर ई व्हीकल प्रोड्यूसर देश थे, यानी जिन देशों को ई व्हीकल से पर्यावरण से निपटने में सबसे ज्यादा मदद मिली थी, यानी किसने कितने परसेंट अपना कार्बन फुटप्रिंट ई व्हीकल से कम किया, उन देशों की एक लिस्ट थी। उसमें स्विट्जरलैंड का नाम सबसे ऊपर था। स्विट्जरलैंड ने 100% अपने देश में ई व्हीकल लाने के बाद कार्बन फुटप्रिंट कम कर दिया। यानी उनके यहां पे जब पेट्रोल वाली गाड़ियां होती थी तो जो प्रदूषण करती थी उसके मुकाबले 100% प्रदूषण उनके यहां से खत्म हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारा डाटा है, और उसमें नॉर्वे का 98%, फ्रांस का 96%, स्वीडन का 95%, ऑस्ट्रिया का 93%, ये था डाटा। साइप्रस, इसका उल्टा अगर आप देखें तो साइप्रस का केवल 4% सुधार हुआ, सर्बिया का 15% हुआ, एस्टोनिया का 35% हुआ, नीदरलैंड का 37% हुआ। अब आप अंदाजा लगाइए कि यूरोप में जो पागलपन है वो ई व्हीकल को लेकर सबसे ज्यादा था। और जिस स्विट्जरलैंड ने रोक लगाई है उसको 100% फायदा हो रहा था। यानी जो उसका ग्रीन हाउस गैस की बचत थी वो ई व्हीकल 100% कर रहे थे स्विट्जरलैंड में। अब उसी स्विट्जरलैंड ने ई व्हीकल पर रोक लगा दी। तो आप कहेंगे भाई साहब ये तो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी थी, हमको और आपको उल्लू बनाया जा रहा था। आप जब आंकड़ा पढ़ते थे कि स्विट्जरलैंड ने 100% इसमें लाभ ले लिया तो आपको लगता था ई व्हीकल तो चमत्कार है, क्रांति है। लेकिन इसके पीछे की कहानी, अब जब उसने ई व्हीकल पे रोक लगाई है उसके बाद सामने आई है। और पीछे की कहानी यह है कि स्विट्जरलैंड ज्यादातर बिजली, अपनी अधिकतर बिजली, 100% बिजली इंपोर्ट करता था। यानी जब आप दूसरे देश से बिजली मंगा रहे हो और उससे ई व्हीकल चला रहे हो तो आपके देश में तो प्रदूषण खत्म हो ही जाएगा ना। दिक्कत उसके साथ में है ना जो बेचारा बिजली बना रहा है। अब आप सोचिए, एक आदमी ने कोयला जला के बड़े बड़े पावर हाउस में बिजली बनाई, उस कोयले को जलाने के बाद जो बिजली बनाई उसको
ट्रांसमिशन के जरिए, कुछ लोग डीजल से भी बना रहे हैं बिजली, गैस से भी बना रहे हैं, कई तरह से बिजली बन रही है। अब वो बिजली ट्रांसमिशन लाइन के जरिए, ट्रंक लाइन के लिए जो बड़ी बड़ी जो बिजली की लाइनें होती हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं, उसके जरिए वो भेज रहा है और उसके बाद उसको बैटरी चार्ज की जा रही है और उससे कार चल रही है। तो जब आप बैटरी चार्ज करते हैं तो अगर आपने, आपके घर में जिसके भी इन्वर्टर होगा वो जानता है कि 100 रुपए की बिजली से 100 रुपए का बैकअप नहीं मिलता है। आप 100 रुपए की बिजली अगर बैटरी चार्ज करने पे खर्च करेंगे तो आपको 60 रुपए का ही बैकअप मिलता है। 40 रुपए की बिजली चली जाती है। कैसे? उस पूरे प्रोसेस में तापमान पैदा होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह से अब आप बिजनेस के बारे में जानते हैं, बिजली के बारे में जानते हैं, तो उसके ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह बिजली जाती है, उसके लॉसेस होते हैं। जब प्लांट में बिजली बन रही है तो जितनी ऊर्जा कोयला खर्च कर रहा है वो पूरी की पूरी ऊर्जा बिजली में कन्वर्ट नहीं होती है, बहुत सारा कार्बन वातावरण में जाता है। तो हो क्या रहा है कि यहां तो आप आराम से ईवी चला रहे हो और कह रहे हो बिल्कुल प्रदूषण नहीं है, स्विट्जरलैंड में मौज ही मौज है, यहां तो कोई प्रदूषण हो ही रहा है, हम तो ईवी पे चले गए, हो ही नहीं रहा है। जो बेचारा वहां बिजली बना रहा है ना, प्रदूषण वहां हो रहा है। धरती को इससे कोई लाभ नहीं मिला। और भारत जैसे देश, चीन जैसे देश, भारत का 60 से 70% ऊर्जा उत्पादन कोयले से है। थर्मल पावर स्टेशन से बिजली बनाते हैं हम लोग, चीन भी ऐसे ही बनाता है। तो हमारे यहां एक कोयले के मुकाबले साफ जो ईंधन है वो है पेट्रोल। वो पेट्रोल जहां पे जल रहा है वहीं पे ऊर्जा जनरेट कर रहा है और वो ऊर्जा जनरेट करके वहीं पे गाड़ी चला रहा है। तो जो एमिशन है, जो वहां काले कोयले से जो एमिशन हो रहा है, वो जो पीछे पाइप लगा होता है कार के, उसके एमिशन के मुकाबले बहुत ज़्यादा है बिजली घर वाला। इस तथ्य को ये जो ईवी लॉबी है, अब तो सभी सरकारें ईवी लॉबी में, ये छिपाते हैं। ये कभी नहीं बताते कि कितना कार्बन एमिशन वहाँ पे हुआ एक कार के ऊपर और उससे कितने की बचत आपने ईवी से की। अभी तक कोई ऐसा आंकड़ा नहीं। जब आप आंकड़े मांगते हैं तो कहने लगते हैं देखो जी हमने ये परमाणु ऊर्जा से चलाया या हमने ये सोलर एनर्जी से बनाया था। अब सोलर एनर्जी से बिजली बना के आप अगर ईवी चला रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप कोयला जला के बना रहे हो तो ये जो पूरी होड़ लगी है ईवी की, इसकी एक हकीकत है। दूसरी हकीकत ये है कि बैटरी लॉबी, दुनिया भर में जो लिथियम आयन बैटरी है जो अभी प्रचलन में है, बाकी नए नए सपने बहुत सारे हैं, उसका निर्माण कुछ गिने चुने देश करते हैं, उसमें से चीन भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। और गाड़ी की एक बैटरी बदलवाना आम आदमी की हैसियत की चीज़ नहीं है। भारत में टेस्ला नहीं है, छोटी मोटी कंपनियों की कारें हैं। टाटा की ईवी, अगर ईवी टेक्नोलॉजी के मुकाबले में माना जाए तो वह छोटी सी है। अभी बीच में एक खबर पूरे मीडिया में वायरल हुई थी और उसको सारे मीडिया ने छापा भी, अच्छी जगह दी। हुआ ये कि एक साहब ने बेंगलोर में अपनी जो उनकी नेक्सन कार थी टाटा की, उसकी बैटरी की ये लोग लंबी लंबी गारंटी देते हैं। तो जब आप ईवी खरीदने जाए कहेंगे वाह 6-7 साल की तो गारंटी मिल रही है हमको। उनके साथ ये हुआ कि जब गारंटी खत्म हो गई तो उन्होंने एक लिमिट तय की हुई कि इतने किलोमीटर के बाद आपको बैटरी बदलनी पड़ेगी। जब वो बैटरी का दाम पूछने गए तो हाथ के तोते उड़ गए। बैटरी का दाम था 4,47,489 रुपये। ये बैटरी के ऊपर लिखा हुआ था जीएसटी अलग से। आप सोचिए 4.5 लाख रुपए की एक बैटरी ईवी की है, जिसको आपको जो बदलना होता है वो 68,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद ही इनकी बैटरी बदल गई थी। खर्चा आप गाड़ी चलाने का बचा रहे हो, वो आपका बैटरी में जा रहा है। अब ये बैटरी जो बनती है, ये बनती है 2 तरीके से। एक, पहाड़ में से खोद के लिथियम निकाला जाता है, उसको पानी में घोल के और उसका सांद्रण करके, बहुत कड़ी प्रक्रिया, मैंने उस पर वीडियो बनाया था, ऐसे निकाला जाता है। और दूसरा पाया जाता है पानी में। पानी को लेके और उस पानी के अंदर से, जैसे पानी से नमक निकाला जाता है, उस तरह से लिथियम निकाला जाता है। तो वो जो लिथियम निकालने की प्रक्रिया है, उसके कारण पर्यावरण को बहुत जबरदस्त नुकसान हो रहा है उन सभी देशों में। आप भूले नहीं होंगे, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बिल गेट्स की रुचि जरूरत से ज्यादा अफगानिस्तान के साथ संबंध अच्छे करने में है, क्योंकि वहां पे भी
पहाड़ वाले, रॉक वाले लिथियम के भंडार हैं। खबर मैंने ये भी जलाई थी कि किस तरह से हवाई जहाज़ों में भर भर के जितने समय तक अमेरिका रहा, वहाँ से यूरेनियम लेके गया, पूरे इलाके को घेर लिया था और दिन रात वहाँ खुदाई होती थी यूरेनियम की। जब यूरेनियम की खुदाई पूरी हो गई उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान को मुक्त कर दिया। ये खबर भी मैंने आपको बताई थी। तो कुल मिला के ये जो निकालने की प्रक्रिया है ये भी प्रदूषण वाली है। तो हमारा थीम जो है ना आज का वो यही है कि क्या हम पर्यावरण को लाभ पहुंचा सकते हैं ईवी से। तो निचोड़ ये निकल के आ रहा है कि नहीं, अभी तक की स्थिति जो है उसके हिसाब से जहां बिजली बनती है वहां बहुत जबरदस्त प्रदूषण होता है और यही दिक्कत हाइड्रोजन ईंधन के साथ भी है। तो जो ग्रीन एनर्जी के नाम पे जब आप भाग रहे हैं तो आप एक बात समझ लीजिए कि जिस दिन आपके सामने ये उदाहरण आए, इसमें दो चीजें हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा देश जिसने ग्रीन एनर्जी से अपना कार्बन फुटप्रिंट कम किया वो था स्विट्जरलैंड। उसने 100% कम किया और अब उसने ईवी पे रोक लगा दी, क्योंकि ईवी चलाने के लिए उसको बिजली चाहिए और बिजली बाहर के देशों से आती है। ईंधन की कमी के कारण, एनर्जी की कमी के कारण यूरोप में बिजली की किल्लत है। तो इसका मतलब यह है कि स्विट्जरलैंड जो पॉल्यूशन फैलाता था इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारण, वो पॉल्यूशन दूसरे देश में फैलता था, इसलिए स्विट्जरलैंड मजे में था। और जो ईवी का समर्थन करने वाले लोग हैं वो भी मजे में थे, क्योंकि उनके पास स्विट्जरलैंड का एक उदाहरण था जिसको वो कहते थे वह 100% इसने अपना ग्रीन फुटप्रिंट किए, सब वो कर लिया। और हम सब स्विट्जरलैंड को देखते कहते थे वाह, हमारे यहाँ भी एक दिन हिमालय दिखाई देगा दिल्ली से। ये सारी बातें हम सबको समझाई गई हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे ईवी का खेल। और जो लोग ईवी खरीदने जा रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं कुछ जानकारियां रैप अप कर देता हूं। एक ईवी गाड़ी की कीमत 5 से 7 लाख के बीच में, पेट्रोल अगर गाड़ी आती है तो ईवी गाड़ी 15 लाख 20 लाख की तो आती है। अभी ग्रैंड विटारा मारुति ने जो लॉन्च किया वो 27 लाख रुपए की है। वो भी पूरी ईवी नहीं है, वो हाइब्रिड है। और हाइब्रिड गाड़ियां भी जब आप खरीदते हैं तो उतने निश्चिंत मत रहिए, क्योंकि जिस दिन हाइब्रिड गाड़ी की जो बैकअप वाली बैटरी है वो भी ऐसे ही बाबा बोल मिलेगी, और जिस दिन वो बैटरी काम करना बंद कर देगी आप खाली पेट्रोल से गाड़ी नहीं चला पाएंगे। बैटरी अवश्यम भावी उसमें चाहिए ही चाहिए। वो 8 साल की आपको वारंटी दे रहे हैं, उसके बाद क्या होगा आप समझ लीजिए। तो 20 लाख के आसपास कॉस्ट आती है गाड़ी की एक, कोई 10 में भी आ सकती है, लेकिन जो 10 वाली आती है उसका बैकअप कम होता है। दूसरा ये कहा जाता है कि पेट्रोल के मुकाबले आधा खर्च होगा, लेकिन जब आप 4.5-5 लाख की जिस दिन बैटरी बदलेंगे तो बराबर हो जाएगा। चार्जिंग स्टेशन बहुत बड़ी समस्या है, और बाकायदा अमेरिका की सरकार कहती है कि ये सामान्य बिजली से भी चार्ज हो जाता है, लेकिन 12 घंटे 14 घंटे चार्ज करने का समय किसके पास है। आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, बैठ के रास्ते में जो है होटल में ठहरेंगे थोड़ी आप उसकी चार्जिंग करने के लिए। आपको चार्जिंग स्टेशन चाहिए। अगर चार्जिंग स्टेशन है तो आप 2-4 घंटे में, 2 घंटे में, कहीं 3 घंटे में, 4 घंटे में चार्ज कर सकते हैं। गाड़ियों की रेंज 300 से 400 किलोमीटर के आसपास है। बहुत अच्छी गाड़ी है तो 600 किलोमीटर की रेंज देती है, उसके बाद उसका ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से आपकी गाड़ी में बहुत सारे मेंटेनेंस के ऐसे इशू हैं कि आपकी इस गाड़ी को आप किसी और आदमी को छुआ नहीं सकते हैं, ऑथोराइज सर्विस सेंटर के अलावा, क्योंकि किसी को कुछ आता ही नहीं। तो एक तो जो दुनिया भर के मिस्त्री हैं वो तो बेरोजगार हो ही जाएंगे, और दूसरी दिक्कत ये भी है कि वो जो मिस्त्री है आज वो जुगाड़ कर देता है। मेरी गाड़ी का एक बल्ब का होल्डर खराब हो गया था, मैंने होंडा से कहा तो होंडा ने कहा कि साहब ये तो पूरा बदलेगा और ये करीब 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, क्योंकि इसमें पूरा वायर उससे जुड़ा हुआ बदलेगा। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 1000-2 हज़ार कम भी ज़्यादा रहा होगा। और उसी गाड़ी का बल्ब उसने 50 रुपये में बदल दिया। उसने कहा पूरी वायरिंग बदलने की जरूरत क्या है, बल्ब दूसरा लगा देता हूँ, यहीं से जोड़ दूंगा मैं, कोई चिंता की बात नहीं। तो जो काम ये मिस्त्री करता था वही अगर स्टीयरिंग आपका थोड़ा प्रॉब्लम करने लगे, आप जाइए बाजार में ठीक कराने के लिए, तो आपको 7-8 हज़ार रुपये में, 6 हज़ार रुपये में वो उसको पूरा चेक करके ठीक कर देंगे। कंपनी में जाइए 80-90 हज़ार चाहिए। तो लेकिन जब ये ईवी वाला मामला आ जाएगा तो आप फिर कंपनी से बाहर देख भी नहीं पाएंगे, और एक एक पार्ट, एक एक चीज़ की आपको बहुत सारी कीमत देनी पड़ेगी। दुनिया में जो लिथियम है उसकी पूरा जो भंडार है वो कुल मिला के 8 करोड़ टन है। और स्मिट करके एक संस्था जिस पर रिसर्च करती है, उसका कहना है कि ब्राइन माइनिंग और हार्ट माइनिंग को मिला के दुनिया में ऑस्ट्रेलिया का
और चीन का दुनिया में वर्चस्व है, जैसा मैंने आपको बताया। और ये जो वर्चस्व है, ये हार्ड माइनिंग, और मैंने आपको बता दिया क्या होती है, और ब्राइन माइनिंग होती है, वो पानी से निकालना। और इसको निकालने के लिए 2030 तक 10 अरब यूरो के निवेश की आवश्यकता होगी। 10 बिलियन यूरो खर्च होगा 2030 तक, तब आप ईवी के लिए बैटरी बना पाओगे। और जो इस समय ईवी में बैटरी लग रही है, इस बैटरी जब खराब हो रही है तो उसकी रिसाइकलिंग भी नहीं हो पाती। अभी तक दुनिया में केवल 10% ही रिसाइकल हो पा रही हैं। यानी ये जब ज़मीन में गड़ी होंगी तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नेचुरल हज़ार्ड है, क्योंकि ये जहाँ पे आप ज़मीन में गाड़ दोगे वहाँ भूमिगत पानी को, दूसरी चीज़ों को प्रदूषित करेंगी। और इसके अलावा एक और चीज़, सरकार ईवी को प्रमोट करने के लिए उस पे से टैक्स कम करने वाली है। राज्य सरकारों को कह दिया गया है रजिस्ट्रेशन पे आप छूट दीजिए। और भी आने वाले समय में ऐसी चीज़ें होंगी। तो जो सरकार पेट्रोल पे आज मोटा टैक्स वसूल रही है, तगड़ा टैक्स ले रही है, वो सरकार जब ईवी का चलन ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो जो नुकसान होगा टैक्स का, उसकी भरपाई कहाँ से करेगी? उसकी भरपाई टैक्स लगाकर करेगी। और ज़रूरी नहीं है कि पेट्रोल की तरह जो आदमी पेट्रोल खर्च कर रहा है वही पेट्रोल पे टैक्स दे रहा है, वही एक्साइज दे रहा है, ऐसा वो ज़रूरी नहीं है। आने वाले समय में ये टैक्स दूसरी शक्लों में भी लग सकते हैं। और ये भी संभव है कि जो आम गरीब आदमी जो ईवी नहीं चला रहा है उसको भी ईवी से होने वाले सरकार के घाटे की भरपाई करनी पड़े, क्योंकि सरकार ये तो बताएगी नहीं कि पेट्रोल से होने वाले घाटे के मुआवजे में हम टैक्स लगा रहे हैं। वो कहेंगे भाई टैक्स की आमदनी कम हो गई है, इसको पूरा करने के लिए हम माचिस पे टैक्स बढ़ा रहे हैं। सीधी सी बात है। और ये सारी चीजें मिला के ये एक ऐसा डर्टी फ्यूल है जिसको क्लीन फ्यूल कहकर हम सब लोगों के सिर पे दुनिया भर में मढ़ा जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये फ्यूल दुनिया के दबाव में, विदेशों के दबाव में, भारत की सरकार आंख बंद करके लोगों के ऊपर नहीं थोपेगी, धीरे 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 से लेकर आएगी। अच्छे पर्यावरण के लिए ऊर्जा के जो उत्पादन के स्रोत हैं उनको क्लीन बनाना पड़ेगा। अच्छे पर्यावरण के लिए ऊर्जा के कंजम्पशन के जो सोर्स हैं उनमें छेड़छाड़ करके कुछ नहीं होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।